आप देख रहे हैं ज्ञानदीप चैनल। शिक्षित बनाए सशक्त बनाए। हमारी वीडियो का विषय है प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी परीक्षा। वीडियो में आप कहानी का पाठ सुनेंगे। इसके अलावा कहानी पर आधारित शब्दार्थ और अंत में कहानी पर आधारित प्रश्न उत्तर भी होंगे। सबसे पहले इस कहानी में आए कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ इस प्रकार हैं। विनय, प्रार्थना, दीवान, मंत्री, दीन बंधु, गरीबों का मित्र, हष्टपुष्ट, स्वस्थ, मंदाग्नि, जिसे भूख ना लगे या कम लगे, सनद, डिग्री, उषा, प्रातःकाल, नाक में दम, परेशान करना। तलवाट झगड़े को कहते हैं। वात्सल्य, छोटों के प्रति प्रेम। तीव्र दृष्टि, तेज नज़र। माप जाना, समझ जाना। निदान, रोग का कारण और उपचार। और शिखर होता है चोटी। शब्दार्थ के बाद प्रस्तुत है कहानी परीक्षा का एक पाठ। उसके बाद हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। सबसे पहले सुनते हैं कहानी परीक्षा। कहानी परीक्षा। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की, दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, अब मेरी अवस्था भी ढल गई, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने न माना तो हारकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त ये लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझें, वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हृष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे, वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। रंगीन एमा में चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर 9 बजे दिन तक सोया करते थे, आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर स और ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। मिस्टर ल को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। ये प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। ये भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए तय हो गया, फील्ड बन गई,
खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में ये खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है। लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार है। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हांफते हांफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता। बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी। उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था। वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बढ़ गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो। किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या ये सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्कराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। निदान महीना पूरा हुआ। चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल ही से अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह, सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे।
जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ को दीवानी पाने पर बधाई देता हूं। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठीं, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा। तो बच्चों, यह थी कहानी परीक्षा। इस कहानी के माध्यम से लेखक प्रेमचंद कहना चाहते हैं कि मनुष्य की असली पहचान उसकी योग्यताएं और शिक्षा मात्र नहीं होती। मनुष्य की असली परीक्षा प्रतिकूल परिस्थितियों में ही होती है, और मनुष्य के पास जो योग्यताएं हैं, जो शिक्षा है, वो इन्हीं मुश्किल परिस्थितियों में परखी जाती है, उसकी परीक्षा होती है। अब प्रस्तुत है इस कहानी पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर। पहला सेगमेंट है इस कहानी का, मेरी समझ से। कहानी परीक्षा के बारे में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, और जो पहला प्रश्न है उसके 4 उत्तर भी दिए गए हैं। तो सबसे सटीक उत्तर हमने चुनना है और उसके सामने स्टार यानी तारा बनाना है। महाराज ने दीवान को ही उनका उत्तराधिकारी चुनने का कार्य किस गुण के कारण सौंपा? सादगी के कारण, उदारता के कारण, बल के कारण या नीति कुशलता के कारण? तो इसका सबसे सटीक उत्तर है उदारता के कारण। दूसरा है, दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने के निश्चय का क्या कारण था? परमात्मा की याद आना, राजकाज संभालने योग्य शक्ति न रहना, बदनामी का भय, 40 वर्ष की आयु पूरी हो जाना। हालांकि कहानी में ये चारों ही बातें लिखी हैं उनकी नौकरी छोड़ने का कारण, लेकिन जो सबसे सटीक उत्तर है, सबसे बड़ा कारण है, वो है राजकाज संभालने योग्य शक्ति ना रहना। तो हमने अब यही उत्तर क्यों चुने? जो पहला उत्तर हमने चुना है तो उसका कारण है कि पाठ में उदारता के गुण को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, और सुजान सिंह भी इसी गुण की खोज कर रहे थे। कहानी के अंत में उन्होंने अपना भाषण देते हुए कहा भी था कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी नहीं सतावेगा। सो उदारता जो इस कहानी का मुख्य पहलू है। दूसरा उत्तर हमने इसलिए चुना क्योंकि राज्य के दीवान सुजान सिंह बूढ़े होने के कारण अब राजकाज संभाल नहीं पा रहे थे। उन्होंने महाराज से विनय की कि अब मेरी अवस्था ढल गई है, राजकाज संभालने की स्थिति है जो वो नहीं रही। प्यारे बच्चों, आपने जो कहानी पढ़ी इसका नाम प्रेमचंद जी ने परीक्षा रखा है। अपने समूह में चर्चा कीजिए कि उन्होंने इस कहानी का यह नाम क्यों दिया होगा। तो प्रेमचंद ने कहानी परीक्षा का शीर्षक बहुत ही सटीक और अर्थपूर्ण ढंग से दिया है। कहानी में केंद्रीय भूमिका परीक्षा की ही है। यह परीक्षा देवगढ़ रियासत के नए दीवान के चुनाव के लिए आयोजित की गई थी। उम्मीदवार के व्यक्तित्व का संपूर्ण मूल्यांकन होने के बाद ही नए दीवान का चयन होना था। इसलिए इस कहानी का शीर्षक जो परीक्षा लिखा गया है वो बहुत सटीक और अर्थपूर्ण है। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो आप क्या नाम देंगे?
तो बच्चों आपने कहानी पढ़ी सुनी तो अपनी सूझबूझ से इसको एक और टाइटल देना है, शीर्षक देना है। तो इसका शीर्षक जैसे दीवान का चयन, कसौटी, परख, बूढ़ा जौहरी, बगलों में हंस आदि भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप भी अपनी समझ अनुसार कोई अर्थपूर्ण इसको शीर्षक दे सकते हैं। अगला सेगमेंट है इस कहानी पर आधारित पंक्तियों पर चर्चा। कहानी में से चुनकर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ना है और इन पर विचार करना है। और बच्चों अगर आपको इनका अर्थ समझ में आ जाता है तो अपनी लेखन पुस्तिका में उसको लिखना भी है। पंक्ति है, इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। तो इन पंक्तियों का अर्थ है, राजकाज वही व्यक्ति कुशलता पूर्वक संचालित कर सकता है जिसके हृदय में दया के साथ आत्मबल भी हो। दया का काम आत्मबल से ही पूरा होता है। ऐसे व्यक्ति में उदारता भी अपेक्षित है। आत्मबल संपन्न व्यक्ति ही किसी भी मुसीबत का सामना बड़ी वीरता और दृढ़ता के साथ कर सकता है। यद्यपि इन गुणों से संपन्न व्यक्ति संसार में बड़ी मुश्किल से ढूंढने से मिलते हैं, पर जो इस तरह के व्यक्ति हैं वे मान सम्मान के उच्च शिखर पर प्रतिष्ठित होते हैं। वे ही उच्च पद के सच्चे अधिकारी हैं। इसके बाद बच्चों सोच विचार कर प्रश्न का उत्तर देना है कि नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयास किए। तो जो नौकरी की चाह में दीवान बनने के लिए जो लोग आए थे, जिन्होंने दीवान की नौकरी पाने के प्रयत्न किए, उनने कुछ ने तरह तरह की वेशभूषा धारण करके स्वयं को विशिष्ट दिखाने का प्रयत्न किया। कईयों ने खुद को ग्रेजुएट बताकर उच्च शिक्षित बताया। देर तक सोने वाले व्यक्ति ने भी यहाँ आकर खुद को प्रातःकाल बाग में सैर करने का अभ्यासी दिखाने का प्रयत्न किया। घर में नौकरों पर हुक्म चलाने वाले उम्मीदवार जहाँ नौकरों से आप कहकर बात किया करते थे। सभी उम्मीदवार स्वयं को नम्रता और सदाचार का देवता दर्शाने का प्रयत्न कर रहे थे। अगली पंक्ति है, उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। तो खिलाड़ी को कौन कौन सी बातें किसान के बारे में पता चली। इसका उत्तर है बच्चों, किसान की सूरत देखते ही खिलाड़ी को पता चल गया कि किसान की गाड़ी नाले से पार नहीं हो रही है। गाड़ी पार न होने के कारण किसान बहुत परेशान है, लेकिन किसी खिलाड़ी से सहायता मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। किसान की इस परेशानी के भाव को खिलाड़ी ने उसका चेहरा देखकर पढ़ लिया। उसके बाद अगली पंक्ति है, मगर उन आंखों में सत्कार था और इन आंखों में ईर्ष्या। किनकी आंखों में सत्कार और किनकी आंखों में ईर्ष्या की बात हो रही थी। इसका उत्तर है, रियासत के कर्मचारियों और रईसों की आंखों में जो नए दीवान बने थे जानकी नाथ, उनके प्रति सत्कार था, जबकि उम्मीदवार दल की आंखों में ईर्ष्या थी। इसका कारण यह था कि रियासत के जो कर्मचारी हैं और जो रईस हैं उनको नए दीवान जानकी नाथ के अधीन कार्य करना था। और सत्कार यह इसलिए भी था क्योंकि जो पुराने दीवान थे उन्होंने एक बहुत बढ़िया आदमी जो है दीवान पद के लिए खोजा था, जबकि दीवान पद के लिए आए हुए जो उम्मीदवार थे वो जानकी नाथ के प्रतिद्वंदी थे। इसीलिए वो दीवान नहीं बन पाए, इसलिए उनकी आंखों में ईर्ष्या थी। बच्चों अगला सेगमेंट है जो पाठ पुस्तक में दिया गया है प्रश्न उत्तर के अंतर्गत, वो है समस्या और समाधान। इस कहानी में कुछ समस्याएं हैं और उनके समाधान भी हैं। कहानी को पढ़कर बताना है
पहला प्रश्न, महाराज के सामने क्या समस्या थी और उन्होंने इसका समाधान कैसे खोजा? इसका उत्तर है बच्चों, महाराज के सामने यह समस्या थी कि देवगढ़ रियासत का नया दीवान किसे बनाया जाए। इसके समाधान का सारा भार सरदार सुजान सिंह पर डालकर महाराज ने समाधान को खोजा। उसके बाद प्रश्न है, दीवान के सामने क्या समस्या थी और उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। तो दीवान थे जो सुजान सिंह, उनके सामने यह समस्या थी कि कौन सा तरीका अपनाया जाए कि दीवान पद के लिए एक सुयोग्य आदमी को ढूंढा जा सके। इसके लिए उन्होंने समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराए और साथ ही दीवान ने किसान का वेश धारण करके गाड़ी को कीचड़ में उतारकर योग्य उम्मीदवार को ढूंढ लिया। तीसरी समस्या जो है वो इस प्रकार है कि नौकरी के आए हुए लोगों के सामने क्या समस्या थी और उन्होंने इसका समाधान किस प्रकार खोजा। तो इसका उत्तर है बच्चों, नौकरी के लिए जो लोग आए थे उनके समक्ष सबसे बड़ी समस्या थी नीति कुशलता, ईमानदारी, आत्मबल और दयालुता के मापदंड पर खरा उतरने की। ज़्यादातर उम्मीदवार इस मापदंड को पूरा नहीं करते थे, किंतु उन्होंने सीमित समय के लिए सदम व्यवहार करना शुरू कर दिया ताकि उनका चयन दीवान पद के लिए हो जाए। अगला सेगमेंट कहानी का है, मन के भाव। स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। इस वाक्य में कुछ शब्दों के सामने रेखा खींची गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देखेंगे। ये सभी नाम हैं, लेकिन दिखाई देने वाली वस्तुओं, व्यक्तियों या जगहों के नाम नहीं हैं। ये सभी शब्द मन के भावों के नाम हैं। आप कहानी में से ऐसे ही अन्य शब्द खोजकर, अन्य नाम खोजकर रिक्त स्थानों में भरिए। तो इस प्रकार के जो कहानी में नाम आए हैं बहुत सारे हैं, जैसे दया, ईर्ष्या, आत्मबल, विनय, उदार, आशा, संदेह। इसके अलावा भी आप बच्चों बहुत सारे जो नाम है इस प्रकार के कहानी में से ढूंढ सकते हैं, जैसे कर्तव्य लिखा मिलेगा, घृणा, सदाचार, सहानुभूति, साहस, गंभीर, उत्सुक, वीरता, सत्कार, दृढ़, संकल्प, स्वार्थ आदि। अगला सेगमेंट, विपरीत शब्द। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। कम का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द है अधिक। इसी प्रकार के कुछ विपरीत शब्द जहाँ नीचे जो बॉक्स है उसमें दिए गए हैं, लेकिन वे आमने सामने नहीं हैं। रेखा खींचकर विपरीत शब्दों के सही जोड़े बनाइए। तो जैसे पहला आना, इसका जोड़ा बनेगा जाना, गुण, अवगुण, आदर, अनादर, स्वस्थ, अस्वस्थ, कम, अधिक। दयालु का जोड़ा बनेगा, इसका विरोधी शब्द होगा निर्दयी, योग्य, अयोग्य, हार, जीत, आशा का निराशा के साथ। कहावत सेगमेंट है अगला। गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। यह एक वाक्य है और यह एक कहावत भी है। इसका अर्थ है कोशिश करने पर ही सफलता मिलती है। कहावतें ऐसे वाक्य होते हैं बच्चों जिन्हें लोग अपनी बात को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। नीचे कुछ कहावतें, उनके भावार्थ दिए गए हैं। आप इन कहावतों को कहानी से जोड़कर लेखन पुस्तिका में लिखें। तो पहला है, अधजल गगरी शलकत जाए। इस कहावत का अर्थ होता है कि जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह उसका दिखावा ज़्यादा करता है। तो इसको अगर वाक्य में प्रयोग करना हो तो दीवान पद के चयन के लिए सभी उम्मीदवार अपनी योग्यता से अधिक बढ़ चढ़कर स्वयं का प्रदर्शन कर रहे थे। इसे कहते हैं अधजल गगरी शलकत जाए। दूसरी जो कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने के बाद पछतावा करना व्यर्थ होता है।
इसका अर्थ होता है। और वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। जब दीवान के चुनाव में पंडित जानकी नाथ बाजी मार ले गए तब उम्मीदवार पछताते रह गए, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तीसरी कहावत, एक अनार 100 बीमार। कोई ऐसी एक चीज़ जिसको चाहने वाले बहुत ज़्यादा हों, अनेक हों। तो इसका वाक्यों में प्रयोग, दीवान का पद तो एक था पर उम्मीदवार बहुत सारे थे, तो यह स्थिति इस प्रकार थी कि जैसे एक अनार 100 बीमार। अगली कहावत, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, जो अधिक बढ़ चढ़ कर बोलते हैं वे काम नहीं करते हैं। तो इसका प्रयोग होगा, दीवानी पद के लिए आए उम्मीदवार अपने प्रदर्शन से यह दिखाते थे कि वे ही अधिक योग्य हैं, लेकिन समय आने पर वे सभी असफल हो गए। तो इसे कहते हैं जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। उसके बाद कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। जब किसी काम को करने की इच्छा होती है तो उसका साधन भी मिल ही जाता है। युवक घायल था परंतु दूसरों की मदद करने की उसकी चाह के कारण वह गाड़ी को नाले से बाहर निकाल पाया। इसे कहते हैं जहाँ चाह वहाँ रहा। अनुमान या कल्पना से उत्तर देने हैं बच्चों। तो प्रश्न है, दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला। देश के प्रसिद्ध पत्रों में, समाचार पत्रों में नौकरी का विज्ञापन किसने निकलवाया होगा? आपको ऐसा क्यों लगता है? तो देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में जो नौकरी का विज्ञापन निकला वह सरदार सुजान सिंह ने निकलवाया होगा, क्योंकि राजा ने सुयोग्य दीवान खोजने की सारी जिम्मेवारी सुजान सिंह को ही सौंपी थी। उसके बाद इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। तो विज्ञापन ने पूरे देश में तहलका क्यों मचा दिया होगा? तो इसका उत्तर अनुमान या कल्पना से हम कह सकते हैं कि इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका इसलिए मचा दिया होगा क्योंकि दीवान पद के लिए विद्या की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी और पद भी बहुत बड़ा था। तो लोगों को ऐसे ऊंचे पद में किसी प्रकार का बंधन नहीं दिखा, इसलिए बहुत सारे लोग दीवान बनने के लिए इकट्ठे हो गए। यदि कहानी में दीवान साहब के स्थान पर आप होते तो योग्य व्यक्ति को कैसे चुनते? तो बच्चों, आपने अपनी कल्पना से कि आप पैमाना क्या रखते, क्या फिल्टर लगाते जिसके कारण आप योग्य व्यक्ति को कई व्यक्तियों में से ढूंढ लेते, तो उसका चयन कैसे करते, इसके बारे में अनुमान लगाना है। आपकी सहायता के लिए उत्तर इस प्रकार भी हो सकता है। यदि दीवान साहब के स्थान पर मुझे नए दीवान का चयन करना होता तो मैं भी किसी ऐसे उम्मीदवार को चुनता जो उदार एवं उच्च नैतिक आदर्शों वाला हो। उदार एवं आदर्शवादी व्यक्ति ही राजा और प्रजा के प्रति ईमानदार हो सकता है। सभी उम्मीदवारों के व्यवहार का निरीक्षण करता और अपनी निगरानी में जो देखता उसके आधार पर उनका मूल्यांकन करता। जो अभ्यर्थी उदारता एवं उच्च आदर्शों के पैमाने पर खरा उतरता उसका चयन मैं कर लेता। यदि आपको कक्षा का मॉनिटर चुनने के लिए कहा जाए तो आप उसे कैसे चुनेंगे? उसमें किन किन गुणों को देखेंगे? गुणों की परख के लिए क्या करेंगे? तो बच्चों, इसका भी आपने खुद ही अनुमान लगाना है, कल्पना करनी है। आपकी सहायता के लिए उत्तर इस प्रकार भी हो सकता है कि मैं कक्षा में उस बच्चे का चुनाव करूंगा जो पढ़ने में अच्छा हो, सबसे प्यार से बात करता हो, पढ़ाई में और काम को पूरा करने में दूसरों की मदद करता हो। इसके अलावा मॉनिटर का चयन करने के लिए मैं धैर्य, ईमानदारी, विद्यार्थियों के साथ उसका व्यवहार, शालीनता, विद्यालय गतिविधियों में रुचि और इस प्रकार के अन्य गुण उसमें देखता। इन गुणों की परख के लिए मैं अन्य विद्यार्थियों से बातचीत भी कर लेता। तो इस प्रकार मैं मॉनिटर का चयन करता। अच्छाई और दिखावा अगला सेगमेंट है कहानी का। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। अपने समूह में चर्चा कीजिए और चर्चा के बिंदु अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए।
हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार स्वयं को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, यह समूह में चर्चा करके आपने मुख्य मुख्य बिंदु लिखने हैं। तो लोग अपने को अच्छा दिखाने के लिए नए फैशन के कपड़े पहनते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, सबसे मीठा बोलने का भी प्रयास करते हैं। कसरत करके कई व्यक्ति अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाते हैं। कुछ लोग खूब धन कमाते हैं और समाज में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। कुछ लोग स्वयं को गरीबों की सहायता करने वाले दिखाते हैं। कुछ स्वयं को मेहनती और ईमानदार दिखाते हैं। तो ये इस प्रकार के लोग हमें समाज में मिल जाते हैं जो अपने को खुद को स्वयं को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें आप और बहुत सारी बातें ऐड कर सकते हैं। आगे बच्चों प्रश्न है, क्या स्वयं को अच्छा दिखाने में और स्वयं के अच्छा होने में कोई अंतर है? यदि हाँ तो कैसे? तो इसका उत्तर है बच्चों, स्वयं को अच्छा दिखाने और स्वयं के अच्छा होने में बहुत अंतर है। स्वयं को अच्छा दिखाने का अर्थ है कि हम बाहर से अच्छे दिखें, जैसे कि हम सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए अच्छे काम करें या दिखावा करें, लेकिन हम अंदर से वैसे ना हों। जैसा कि हम कहानी में देखते हैं कि कितने उम्मीदवार आए थे, हालांकि उनमें वह गुण नहीं थे, लेकिन वो अपने उन गुणों को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे थे जो गुण उनमें नहीं थे। जबकि स्वयं के अच्छा होने का अर्थ है कि हम सच में अच्छे इंसान बने, हम सही आचरण करें, सच्चे बने, दूसरों की सहायता करें, चाहे हमें कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। तो अच्छा व्यक्ति हर जगह अच्छा ही होगा, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसको देख रहा है या कोई उसके अच्छे काम की प्रशंसा कर रहा है। परिधान तरह तरह के, अगला सेगमेंट, कुछ परिधानों के चित्र जो है दिए गए हैं, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी। परिधानों के नामों को इनके चित्र के साथ मिलान करना है। तो आपके घर में इन्हें क्या कहते हैं, तो इनके नाम भी आपने लिखने हैं। जैसे पहला चित्र है, इसका मिलान होगा लहंगे के साथ, तो लहंगे को कई जगह घाघरा और लांचा भी बोला जाता है। उसके बाद ये है गमछा, तो गमछे को साफा या मुक्का या आपके जो लोकल भाषा में, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद है दुपट्टा, इसको चुन्नी या चुनरिया भी कहा जाता है। इसके बाद है ये धोती, तो धोती को लुंगी या चादर बोला जाता है कई जगह। इसके बाद है ये फिरन, फिरन को कुर्ता या लबादा। इसके बाद ये है पगड़ी, पगड़ी को पग या साफा। इसके बाद है ये अचकन, अचकन को शेरवानी या कई जगह लंबा कोट भी बोला जाता है। परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्न और उनके उत्तर बच्चों इस प्रकार हैं जो इसी पाठ पर आधारित हैं। सरदार सुजान सिंह ने महाराज से क्या विनय की, तो सरदार सुजान सिंह ने महाराज से सेवानिवृत्ति की विनय की। उन्होंने कहा कि मेरी आयु बहुत हो चुकी है, मुझे में राजकाज करने की शक्ति नहीं रही, इसीलिए मुझे इस सेवा से निवृत्त किया जाए। किसान की गाड़ी कहाँ फंसी थी और क्यों, तो इसका उत्तर है किसान की गाड़ी एक नाले में फंसी थी और कीचड़ के कारण फंसी थी। आगे प्रश्न है, सरदार सुजान सिंह को परमात्मा की याद कब आई? जब सरदार सुजान सिंह बूढ़े हो गए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। प्रश्न है, सुजान सिंह ने कितने वर्षों तक रियासत की सेवा की, तो इसका उत्तर है सुजान सिंह ने लगभग 40 सालों तक रियासत की सेवा की। प्रश्न, राजा साहब दीवान का आदर क्यों करते थे, तो राजा साहब दीवान का आदर उनकी अनुभवशीलता और नीति कुशलता के कारण करते थे। दीवान पद के लिए किसे चुना गया और क्यों, तो दीवान का जो पद था उसके लिए जो परीक्षा हुई उसमें पंडित जानकीनाथ सफल हुए, उन्हें इस पद के लिए चुना गया क्योंकि उनमें दया, आत्मबल और साहस था। किसान को दुखी देखकर लंगड़ाते युवक पर क्या प्रतिक्रिया हुई, इसका उत्तर है बच्चों, खेल के मैदान में चोट लग जाने के कारण युवक लंगड़ा कर चल रहा था। उसकी निगाह किसान की गाड़ी पर पड़ी तो वह ठिठक गया, रुक गया।
किसान की सूरत देखते ही सब बातें उसे ज्ञात हो गई कि किसान यहाँ फंसा हुआ है, बहुत देर से कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी गाड़ी कीचड़ से नाले से नहीं निकल रही। उसने डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान की वह सहायता करने लगा। प्रश्न, राजा ने किस शर्त पर दीवान का त्यागपत्र स्वीकार करना तय किया? तो राजा ने दीवान से कहा कि आप राज्य के लिए अपने जैसा ईमानदार दीवान खोज कर दें, तभी आप इस पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। प्रश्न है, किसान परेशान क्यों था? तो इसका उत्तर है बच्चों, किसान की अनाज से भरी गाड़ी एक नाले में फंस गई थी। नाले में कीचड़ था तथा उसकी चढ़ाई भी ऊंची थी। लाख कोशिश करने पर भी किसान के बैल चढ़ाई को पार नहीं कर पा रहे थे। इससे किसान बहुत दुखी और परेशान था। आगे प्रश्न बच्चों, सुजान सिंह ने पंडित जानकी नाथ का दीवान पद के लिए चयन होने का क्या कारण बताया? तो इसका उत्तर है, सुजान सिंह ने बताया कि पंडित जानकी नाथ ने घायल होने के बाद भी अपनी परवाह ना करके गरीब लाचार किसान की मदद की और अपने पूरे बल से उसकी बैलगाड़ी नाले से बाहर निकाल दी। सुजान सिंह ने कहा कि ऐसा इंसान कभी भी गरीबों को नहीं सताएगा और हमेशा धर्म और दया के मार्ग पर चलेगा। मुंशी प्रेमचंद एक महान हिंदी लेखक थे जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और वे हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक के रूप में जाने गए। प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्य के स्तंभों में से एक माना जाता है और उन्हें उपन्यास सम्राट और हिंदी साहित्य का मुर्शिद भी कहा जाता है। प्रेमचंद जी का बचपन बेहद गरीबी से भरा हुआ था। उनके पिता एक पोस्ट मास्टर के रूप में सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन कुछ समय बाद उनका निधन हो गया। पिता का निधन हो जाने के बाद प्रेमचंद को कम उम्र में ही स्कूल छोड़ना पड़ा और परिवार को चलाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। प्रेमचंद जी ने अपनी साहित्यिक यात्रा उर्दू में लिखने से शुरू की, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। उनकी रचनाओं में सच्चाई की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। प्रेमचंद जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: उपन्यास गोदान, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि। कहानियां अंधेर, अनाथ लड़की, अमृत, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी। निबंध पुराना जमाना नया जमाना, स्वराज के फायदे, कहानी कला। उनकी रचनाएं सामाजिक सुधार, न्याय और मानवता के विषयों पर आधारित थीं। उन्होंने भारतीय समाज की विषमताओं, गरीबी, अनबूझी समस्याओं और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी काव्य और गद्य की रचनाएं गहरे मानवीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती हैं। तो यह थी बच्चों वीडियो जिसमें आपने देखी कहानी परीक्षा, इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों, ताकि जो आने वाले वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कक्षा 6 की सभी वीडियो के लिए माय सजेशन पर क्लिक करें और अगले पाठ की वीडियो देखने के लिए वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करें। कृपया ज्ञानदीप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।